अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पॉडकास्टिंग का आगाज़ किया है और ये है हमारा एपिसोड नंबर 4, जिसमें हम बात करते हैं कामयाब लोगों से ताकि उनकी बात सुन के आपकी रहनुमाई हो, मुझ समेत। तो आज हमने मदऊ किया है ताहिर साहब को। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अपनी गुफ्तगू से जो कानों में रस घोल सकते हैं, आज भी कुछ लोग मौजूद हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इतनी अच्छी उर्दू आप कैसे बोलते हैं? उर्दू का ताल्लुक क्योंकि हमारे वतन से है, हमारे जी। मुल्क से है और कुछ फैमिली और कुछ हल्का अहबाब अच्छा। और सभी बहुत अच्छा बोलते थे, तो मुझे ख़ासुल ख़ास बहुत मोहब्बत थी उर्दू से, अच्छा। इवन पंजाबी से। ओके। और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि हम अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करें। सही। यानी हमारी पहचान हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए। सही। और अक्सर देखता हूँ लोग इंग्लिश को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं या दूसरी चीज़, पर राइट। हमें अपनी लैंग्वेज के साथ जाना चाहिए। मेरा ये मानना है। करेक्ट। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। जितना अच्छा हम बोलेंगे यकीनन उतना अच्छा हम प्रोजेक्ट कर पाएंगे और दूसरे लोग भी उसी तरह बोलना पसंद करेंगे। राइट। क्योंकि मैंने आपका जब उर्दू देखा और बहुत ज़्यादा शफाफियत नज़र आई उसके अंदर, तो इसीलिए मैंने कहा कि अपनी गुफ्तगू से जो कानों में रस घोल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय पॉडकास्ट। आज जो हम बात करेंगे स्पेशली थोड़ा सा हट के, क्योंकि आप मेनली बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बहुत बात करते हैं और आई बिलीव के व्यूअर्स जो हैं उन्होंने आपकी वीडियोस देखी भी होंगी। टिकटॉक पे तो आपने धूम मचाया हुआ है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया जी, थोड़ा सा हम आपके पर्सनल जानना चाहेंगे कि आप हैं कहाँ से, ताल्लुक़ कहाँ से आपका, और इसी से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से आप हैं, आपका जो ओरिजिनली फ्रॉम? जी, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, पाकिस्तान से। और शुरू से ही मैं बिज़नेस लाइन में हूँ। हालांकि आपको सुनकर हैरानगी होगी, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मैं एज डॉक्टर भी प्रैक्टिस करता रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। गुलबर्ग लाहौर में मेरा क्लिनिक रहा है तकरीबन 8 साल। तो मैं स्पेसिफिकली होम्योपैथिक लाइन में था। अच्छा। और जो इम्पोर्ट्स और सप्लाईज की मैं लाइन में था, और वो भी मेडिकल इक्विपमेंट ही थे। ओके ओके ओके। केमिकल्स भी रिलेटेड टू मेडिकल। अच्छा, माशाल्लाह। यानी वो पूरा जो मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो भी था, वो भी इंपोर्ट्स और सप्लाईज के मुतालिक था, लेकिन अच्छा। वो मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था। आपकी फील्ड से थोड़ा सा मुंसलिक था, उसी में आपको मेरे ख्याल से इंटरेस्ट था बड़ा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इब्तदाई तालीम वगैरह कहाँ से आपने? लाहौर से। वैसे तो मैं सऊदी अरब में पैदा हुआ, अल-खर्ज सिटी में। अच्छा, और माशाल्लाह। बेसिक एजुकेशन अल-खर्ज से ही है, सऊदी अरब से। अच्छा। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान मूव किए लाहौर में। सही। तो लाहौर से ही पढ़े लिखे। अच्छा। और उसके बाद क्यू के साथ मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखता था। अच्छा। तो उसके बाद जो है वो खेलते खेलते लाहौर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर पंजाब लेवल, अच्छा। फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल लेवल पर खेलता रहा। अच्छा। और दुनिया में एक तरफ अमेरिका और मेक्सिको में खेला और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में खेला। अच्छा। तो ये एक काफ़ी तवील जो है वो सफ़र था। अच्छा। और सबसे मज़ेदार बात जो मुझे खुद लगती है, ये सब कुछ मेरे पेरेंट्स की दुआओं से, और मैंने खुद चूज़ किया। मुझे मतलब बहुत कम लोग मिले जिन्होंने सीधा रास्ता दिखाया हो। अच्छा। तो ये सारे रास्ते मैंने खुद तलाश किए थे। अच्छा। और एक आदत ये थी कि जब भी मैंने सोच लिया मैंने ये करना है, तो मैंने करके छोड़ना है। ये मैं दरमियान में छोड़ने वाला आदमी नहीं हूँ। मुस्तकिल मिजाज हैं आप। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, माशाल्लाह से। तो जब भी मैंने मेडिकल लाइन को सोचा, तो मैंने इवनिंग में क्लासेस को ज्वाइन किया, साथ साथ जो है वो स्टडी चल रही थी, साथ साथ मैं बिजनेस को भी देखता था। अच्छा। तो बहरहाल इस तरह बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैं चलता, और मेरा इंतहाई टाइट स्केड्यूल रहा शुरू से। सही। जब भी मैं छोटा था तभी भी ऐसा ही था। और मैं मुख्तलिफ तरह के, जब भी वेकेशंस होती थी, जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, सही, तो क्या करते थे कि शॉर्ट कोर्सेज को मैं ढूंढता था। और मुझे आज भी याद है, मैं तब 6th क्लास में था, तो नया नया तब कंप्यूटर आया था। सही।
तो वो तब वो फ्लॉपी ड्राइव के किस साथ साल हो की गया। बात कर रहे हैं आप तकरीबन? ये 90s की बात है ऑफ 90s, कोर्स। और 92 में भी, 92 करेक्ट। तब जो है वो 486 आया था उस टाइम पे। बिल्कुल ऐसा ही Right, 486। तो तब क्या हुआ कि एक डिफेंस में एक कॉलेज था, सही। उन्होंने गेम्स का कंपटीशन यानी कंप्यूटर गेम्स का कंपटीशन करवाया। Okay. और वो उन्होंने न्यूज़पेपर में उसका ऐड दिया कि हम करवाने को जा रहे हैं। सही। तो मेरे इंटरेस्ट की इंतहा ये थी कि मैं जो है वो, हम लोग क्योंकि समनाबाद गुलशन रावी में रहते थे, सही। तो मेरे पास साइकिल थी उस वक्त। तो मैं उस साइकिल पर डिफेंस जाता था दोपहर 3 बजे की क्लास अटेंड करने के लिए। अच्छा। 3 से 4 क्लास होती थी। ओके। और मुझे क्रेज ऐसा था क्योंकि आई डोंट नो, शुरू से ऐसा था कि मुझे ये काम करने हैं। सही। मतलब मेरा कभी भी इंटरेस्ट वीडियो गेम्स में नहीं था। अक्सर लोग स्नूकर में लगे रहते हैं, मैं देखता हूँ अभी भी मेरे से बड़ी उम्र के लोग आज तक स्नूकर पे बैठे हैं, वहां से सही। हिलने को तैयार नहीं है। सही। इतना उनके पास वक्त है। सही। तो मुझे शुरू से ऐसा लगता था कि वक्त नहीं है, सही। हमें अगर कुछ करना है तो वक्त जाया नहीं होना चाहिए। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो सुबह से लेकर रात तक का इतना टाइट स्केड्यूल मैंने खुद बनाया हुआ था। अच्छा। और सुबह जैसे स्कूल जाना, स्कूल जाने से पहले मस्जिद भी जाना है। सही। यानी 5 बजे उठना है फजर, और उसके बाद मस्जिद जाना है, घंटा डेढ़ वहां पर। अच्छा, अच्छा, उसके बाद स्कूल भागना है। सही, स्कूल से वापसी के ऊपर दोबारा मस्जिद, क्योंकि मैंने जोहर की अजान देनी होती थी। अच्छा। तो मैंने वहां पे वक्त पर पहुंचना है, 1:30 सही। बजे पूरे अजान देनी है, 1:45 पर जमात खड़ी होनी है। अच्छा, अच्छा। और इस तरह का। उसके बाद घर पहुंचना, फिर लंच करता था। सही। लंच करने के बाद फिर जैसे ही जो है 5 बजते थे तो सही। मुझे अपनी क्लासेस के लिए जाना था। मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था मेरा। सही। मैं 4 बजे 5 बजे करीब में ताइक्वांडो क्लब में चला जाता था। अच्छा। मेरे घर के सामने था। वो भी कराटे भी सीखे हुए आप? हाँ। अच्छा, ओके। तो ताइक्वांडो क्लब था, और वो भी बड़े मजेदार स्टोरी है। तो मैं हालांकि चाहूंगा कि ये लोगों को पता हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी, कि sure. जो थोड़ा सा भी ऐसा सोचते हैं शायद वो नहीं कर पाएंगे। Sure, या जी। जो है वो ऐसा फील करते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से, किसी भी परेशानी की वजह से। हुआ ये कि हमारे घर के सामने एक पार्क था। उस पार्क में रोजाना शाम को क्लास हुआ करती थी ताइक्वांडो की, ताइक्वांडो मार्शल आर्ट। तो मैं उस वक्त ये सोचता था, यार ये काम वो है जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए आपका फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। सही। तो मैं डेली छत पर खड़ा होता था, 5 से 6 बजे वो क्लास होती थी। तो मैं टेरेस से खड़ा होकर वो क्लास को देखता रहता था। अच्छा। और पूरा 1 घंटा जब तक वो क्लास खत्म नहीं हो जाती थी तो मैं ऊपर ही खड़ा रहता था और मैं उसी को देखता रहता था। माशाल्लाह। तो एक दफा क्या हुआ कि एक दोस्त मेरा वो उसी क्लब में था, उसने कहीं मुझे पार्क में देख लिया कि ये भाई ऊपर खड़ा है, तो मैं जाकर मिलूं इसको। अच्छा। वो मेरे पास आ गए। तो वो आए, जब वो यूनिफॉर्म में थे, माजिद उनका नाम, मेरे दोस्तों, उन्होंने, मैंने कहा यार माजिद आपने भी शुरू कर लिया? सही। कहता हाँ यार मैंने स्टार्ट किया। तो आप क्यों नहीं आते? सही। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं होगा, हो सकेगा, मैं गिर जाऊंगा या चोट लग जाएगी वगैरह वगैरह। तो माजिद ने कहा यार ऐसा करते हैं, कल आप मेरे साथ चलो, तो वहां बैठेंगे खाली, और आप सिर्फ बैठ जाना, आप देखना खाली, आप खाली देखना, आप इतनी दूर से ऐसे देख रहे हो तो वहां चल के बैठो। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं कल रेडी हूँ और माजिद लेट था। ओके ओके, सही सही। वेल वो जैसे ही आया तो हम उस क्लब में जो है वो जाकर बैठ गए। राइट। अब माजिद ने क्लास स्टार्ट कर लिया। अब मैं जो है वहाँ बैठा हुआ था, तो माजिद ने वहाँ पर जो, वहाँ उस वक्त 116 बच्चे क्लास करते थे एक वक्त में, 116 स्टूडेंट्स। काफी बड़ा एक क्लब था। वेल उसमें माजिद ने, वहाँ पर एक टीचर थे मजहर सलीम साहब। अच्छा। माजिद ने मजहर साहब को कहा सर ये मेरा दोस्त है और ये क्लास करना चाहता है लेकिन ना ये हेजिटेंट है, आता नहीं है। सही। ठीक। तो मजहर साहब मेरे पास चलते हुए आए, उन्होंने कहा कि क्या बात है, क्यों नहीं आप करना चाहते? यार करो, आप कर सकते हो। वाह। उन्होंने एक थपकी लगाई। उन्होंने बिल्कुल वो एक थपकी लगाई, और उस दिन मैंने उस क्लास को ज्वाइन किया। अच्छा। और वहां से मेरा जो सफर था स्पोर्ट्स को लेकर वो शुरू हुआ था। वेरी गुड। और ये मैं बात कर रहा हूँ 1989 की। माशाल्लाह। तभी मैंने इसको ज्वाइन किया, और उसके बाद मैं उसी क्लब में का सेक्रेटरी बना। ओके। फिर उसी क्लब का प्रेसिडेंट बना। फिर उसके बाद मैंने 7 ब्रांचेस ओपन किया पूरे लाहौर में। कमाल है। ठीक है। कमाल है, जबरदस्त।
उसके बाद वो ब्रांचेस बनाई और मेरे उस वक्त मतलब जो चैंपियनशिप हुआ करती जी, थी, जी। इंटर क्लब चैंपियनशिप के अंदर 500 से ज़्यादा मेरा अपना स्टूडेंट था। अच्छा, और जो माशाल्लाह। आज भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जॉब कर रहे हैं, कोई पुलिस में जॉब कर रहा है, एज इंस्ट्रक्टर जॉब कर रहा है, कोई जो सही, है वो नेवी में है, कोई सही, आर्मी में है, वापडा में है, क्योंकि अभी वापडा के अंदर हर जगह पर हमारे ताइक्वांडो स्पोर्ट्स की टीम्स बनी हुई हैं सही, और सभी नेशनल और इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं। सही। तो ये एक थोड़ा सा खुलासा मेरे स्पोर्ट्स का और समझिए कि तालीम का तालीम माशाल्लाह से, का। माशाल्लाह से, माशाल्लाह। आपने वो मेरे एक मरहूम टीचर हैं, उनकी बात याद दिला दी। बहुत रिसेंटली कोरोना में उनका इंतकाल हुआ। आई थिंक ही वाज इन 40s। तो वो कहा करते थे, इंग्लिश के टीचर थे, कहते थे कि वक्त के साथ इंसाफ करो, वक्त तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा। बिल्कुल दुरुस्त, तो कोई शक नहीं। ये बात उनकी मतलब कह लें कि आप बिल्कुल ही दिमाग में रह गई थी। हम्म। तो ताहिर साहब अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि कौन कौन है फैमिली में। हाँ, फैमिली में मेरा एक बेटा है, 2 बेटियां हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और सभी पढ़ रहे हैं। तो सब यही है मुत्तहदा अरब अमारात में। होता ये है कि वो कभी आ जाते हैं, अच्छा। मतलब विजिट पे आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि स्टडी कर रहे हैं सही। तो मैं उनको स्टडी में भी डिस्टर्ब नहीं रखते हैं। करना चाहता। तो सही। कोशिश यही है कि वो पहले अच्छी से अपनी स्टडी कर लें, सही। उसके बाद फिर वो मूव करें। तो आपके अंदर जो जिस तरह से आपने बताया है कि एक टाइम को आपने बिल्कुल ही मैनेज करके रखा हुआ था, ये किसी फैमिली में किसी से आया आपको, या आप पहले चाइल्ड थे अपने खानदान के इस तरह से? मैं अपनी फैमिली में पहला चाइल्ड ही था। अच्छा। उसकी वजह ये है कि फैमिली में मेरे फादर भी जो है वो, क्योंकि हम लोग जब भी पाकिस्तान मूव कर गए तो मेरे फादर सऊदी अरब में थे। सही। और उन्होंने 36 इयर्स सऊदी अरब में स्पेंड किए। सही। और मेरी आधी फैमिली आज भी सऊदी अरेबिया में ही है। सही। उसके बाद अब कुछ इंग्लैंड में, कुछ अमेरिका में, अब थोड़ा सा शिफ्ट हो बिखर गया। गए। तो मैं फैमिली में पहला वो शख्स था जो अमेरिका गया और मैंने जाकर पुल किया बाकी लोगों को, भाई सऊदी अरब और दूसरी जगहों के जान छोड़ दो, अभी थोड़ा सा इस तरफ को देखिए, ताकि जो है वो थोड़ा सा आपको यहाँ के बारे में भी, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता लगे आपको। राइट। क्योंकि उस वक्त जिस वक्त दौर की मैं बात कर रहा हूँ, सऊदी अरेबिया में भी कवानीन बहुत सख्त थे खारजियों को लेकर। उतने चांसेस नहीं मिलते थे, उतना आपके पास ऑप्शंस नहीं होते थे, क्योंकि वो आप कफील के अंडर हैं और बहुत सारे मामलात में आप उन्हीं के अंडर रहते थे। सही। तो मेरी कोशिश थी कि वहाँ उस डायरेक्शन पे नहीं जाना, किसी और डायरेक्शन पे। सही। तो उसके बाद फिर मेरे भाई और बाकी फैमिली सब मूव किया। तो ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, लेकिन दुबई में आपने फाइनली आई बिलीव डिसाइड किया आपने। क्या रीजन था, दुबई क्यों? मैं एक चीज़ कहूँ कि मैं कभी भी दुबई नहीं आना चाहता था। उसकी वजह ये थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ घूमा हुआ था और मैं कभी भी पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहता था। तो मेरी हमेशा प्रेफ़रेंस रही है कि नहीं, मैं जाता था, किसी इवेंट पे गया, किसी बिज़नेस ट्रिप पे गया तो मैं वापस आता था। और बहुत दफ़ा चांसेस मिले कि मैं वहाँ पर ग्रीन कार्ड अप्लाई कर दूँ, पासपोर्ट अप्लाई कर दूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। मेरी वो कभी प्रेफ़रेंस थी ही नहीं। सही। और कभी कोई पूछता था तो मैं कहता था नहीं यार, मेरे भाई के लिए नेशनलिटी अप्लाई किया वगैरह वगैरह। सही। मेरी छोटी बहन, मतलब मेरी फैमिली, तो मेरी प्रेफरेंस कभी थी ही नहीं कि मैं किसी और कंट्री के लिए जो है वो अप्लाई करूं और मैं वहाँ का नेशनल बन जाऊं। तो मैं हमेशा चाहता था नहीं, मुझे अपने मुल्क में रहना और यहाँ पे मुझे जो है वो इस बिजनेस को करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा। लेकिन कुछ जो बिजनेस क्राइसिस थे, खास जब भी हमारे मुल्क में लोड शेडिंग को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो उस टाइम पे मुझे सोचना पड़ा कि जो है वो मुझे दूसरी डायरेक्शन लेना है। और मे बी शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। लेकिन जब ये दुबई में आए, दुबई ने और दुबई वालों ने बहुत प्यार दिया, उन्होंने बहुत इज्जत दी। तो फिर मेरा दिल चाहा कि मैं दुबई के लिए जितना काम कर सकूंगा मैं दुबई के लिए भी करूंगा। दुबई ने हमें इज्जत दी है तो हम दुबई को भी इज्जत दिलवाएंगे। क्या बात तो है, जबरदस्त जी, ज़बरदस्त। तो दुबई में एक तो हमने आपकी वीडियोस देखी हैं टिकटॉक पे, आपने काफ़ी बिजनेस के सजेशन दिए हैं, उसमें कितना खर्चा आएगा और क्या उसमें ज़रूरी है, और आपने बहुत सारे लोगों को ये भी बताया है कि घर पे बैठे कैसे काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकती हैं ख़वातीन ख़ास तौर पे। आपने ये भी बताया है कि अगर आप बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता, आप प्यारों के काम में उलझे रहते हैं। तो ये कैसे स्टार्ट किया आपने, कैसे ये दिमाग में ख्याल आया कि लोगों को गाइड करना चाहिए? जब भी मैं दुबई में आया था तो तभी मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन के साथ मेरा वास्ता पड़ रहा था।
और मैं काफ़ी सारे लोगों को मिला और उन लोगों से मुझे पता चलता था कि यार वो लोग कितनी परेशानियों में हैं। असल में ये टिकटॉक पर और वीडियोस बनाने का सिर्फ एक मकसद था, वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन हो। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, हर आदमी को अरबिक नहीं आती, ना वो बोल सकता है ना वो पढ़ सकता है। तो बहुत सारे लोगों को आज तक, जो आज भी मतलब डेली हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैंग्वेज बैरियर और सेकंड प्रॉब्लम वो एजेंट्स हैं जो नए आने वाले लोगों को गलत रास्ते पे लगाते हैं सिर्फ अपना छोटे से फायदे के लिए। सही। तो वो जो एजेंट्स हैं वो मिसगाइड करते हैं और गलत डायरेक्शन पर लेके जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगले पैसे अगले बंदे से इन्वेस्ट करवाया जाए, और वो उनके लिए तो, इन्वेस्टर के लिए तो खैर वो तबाही का बायस है। जब भी आप शुरू में ही ये गलत डायरेक्शन पकड़ लेंगे तो मेन मकसद मेरा यही था कि जब भी मैं अपने वीडियोस के थ्रू कम से कम लोगों को ये बताऊं कि भाई सही डायरेक्शन क्या है। कभी भी मैंने अपने वीडियोस में कभी किसी को इनवाइट नहीं किया कि वो मेरे पास आए मैं करके दूंगा, ऐसा मैंने कभी मैं पूछने ही वाला था कि ये आपका है प्रोफेशनल काम है आपका ये, या यहाँ पर क्योंकि हम लोग एज कारपोरेट सर्विसेज काम कर रहे हैं जी, तो ऑफ कोर्स ये हमारा काम है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कभी ये नहीं चाहता कि कोई मेरा ऐसा इंप्रेशन जाए कि मैं लोगों को बुलाना चाहता हूँ मेरे पास आए। मेरा असल मकसद यही है कि लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन हो, उसके बाद उनको ये खुद से डिटरमाइन करना है कि उनको कहाँ जाना है। करेक्ट, यस। क्योंकि यहाँ पर आप अक्सर एडवर्टीजमेंट देखते हैं, डेली लोग आते हैं, वो पता क्या कहते हैं, आके कहते हैं सर वो हमें लाइसेंस बनाना है। तो जब भी हम लाइसेंस के मुतालिक डिटेल पूछते हैं तो कहते हैं सर वो जो सबसे कम वाला है ना वो बनाना है। सही। अब प्रॉब्लम यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये है कि यहाँ पर फ्री जोन्स ने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज किया हुआ है। सही। अब होता क्या है कि लोग अक्सर सोशल मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं तो वहां नजर आता है 5,750 दिरहम में लाइसेंस, करेक्ट, यस। नजर आता है 3,000 दिरहम में लाइसेंस, जबकि जब भी वो करने को जाते हैं तब वो पिक्चर चेंज होता जाता है और वो 4 गुना ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। करेक्ट, यस। और इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा यहाँ के जो लोग हैं, यानी जो कंपनीज यहाँ बैठी हुई हैं, उन्होंने इन्हीं बातों का फ़ायदा उठाया क्योंकि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। राइट। वो जिस तरफ भी ड्रैग करना चाहें थोड़ा सा कन्विंसिंग स्टाइल में वो कन्विंस हो जाते हैं और वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। सही। समझ तो बाद में आएगी 6 महीने के बाद, करेक्ट, यस, या 1 साल के बाद। करेक्ट, यस। अब होता जैसे ये जी कि मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि एक मुझे लाइसेंस बना दें, तो आपने वो एडवर्टाइज देखा हुआ, मैं बोलूँगा ठीक है भाई आप 5,750 दिरहम दीजिए, हम आपका बिजनेस लाइसेंस बना देते हैं। सही। अब वो लाइसेंस बन गया, राइट, और आप भी खुश हो गए, आपने जनाब अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, मतलब आपने जो प्रिंटिंग का काम है आपका, जो दूसरा तीसरा आपने सब वेबसाइट वगैरह सब बनवा लिया। आपको 15 दिन बाद जरूरत पड़ती है कि भाई मुझे मेरा वीज़ा भी चाहिए। राइट। तो मैं बोलूँगा सर आपको वीज़ा चाहिए तो सर इसके लिए ना आप इतने पैसे मजीद जमा करवाएं। सही। क्योंकि जो आपने पैकेज लिया था वो 0 वीज़ा था, उसमें वीज़ा नहीं था। वीज़ा नहीं था। ओके। अब आप वीज़ा चाहिए तो सर आप ये मतलब 5,000 और जमा करवा दें। अच्छा। मिसाल के तौर पर। सही। अब वो जो लाइसेंस है वो 5,750 से शुरू हुआ था, अब वो आप कहीं के कहीं पहुंच गया। सही। उसके ठीक 2 महीने के बाद आपको लगता है मुझे एक और आदमी को रखना है, यार मुझे ड्राइवर चाहिए, मुझे एक आदमी और चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे ताहिर भाई ये एक वीज़ा और चाहिए। राइट। बोलूँगा अच्छा सर ऐसा करें आप अगले 8,000 और जमा करवा दें। सही है। तो वो जो लाइसेंस शुरू हुआ 5,750 से, वो चंद एक वीज़ों के साथ 20 से 25,000 दिरहम में पहुंच गया। ओके। ठीक। अब क्योंकि आपने पहला अमाउंट जमा करवा दिया था, आप क्लच हो चुके थे, फंस गए आप वहां पर। ठीक है। अब आप अगर वापस निकलना चाहते हैं तो आपको लाइसेंसिंग कैंसिलेशन के प्रोसेस में जाना है, आपने उसके भी पैसे देने हैं ना। अच्छा, उसमें भी लगते हैं पैसे? ऑफ कोर्स। अच्छा। यही सारे मामलात हैं। अब ये सारी एडवर्टीजमेंट जो खास हम सोशल मीडिया पे देखते हैं और हम इंगेज हो जाते हैं, तो ये वहां से कहानी शुरू होती है और बहुत बहुत दूर जाके लोग फंसते हैं। मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने एक यानी सबसे सस्ता लाइसेंस समझकर उन्होंने एक दूसरा स्टेट है, नाम नहीं लेता, बहुत सारे लोग बुरा भी मनाते हैं, तो वो उन्होंने लाइसेंस वहां बना लिया। ओके। तब मुझे आज भी याद है उसका जो यहाँ मेन लैंड पर जो कोटेशन था वो तकरीबन 28,000 के करीब था। उन्होंने वहां जाकर लाइसेंस बनाया, वो चंद 1,000 उनको शायद सस्ता बन गया, दूसरी स्टेट में बनाया। सही।
आज 3 साल के बाद उन्होंने अब चाहते हैं वो लाइसेंस कैंसिल हो जाए, क्योंकि उनको समझ आ गया कि अच्छा। यार मैं बहुत गलत जगह बना लिया, राइट। अब मुझे चाहिए, मैं क्योंकि काम दुबई में करता हूँ, मुझे दुबई में चाहिए। राइट। अब वो लाइसेंस कैंसिल करवाना चाहते हैं। हम्म। अब उस फ्री जोन का 64,000 दिरहम का कोटेशन है लाइसेंस कैंसिल करने का। OMG। ये इस तरह के, ये एक बात नहीं है, इस तरह के बेशुमार स्टोरीज हैं। अच्छा। और ये हकीकत है। हम्म। और ये चीजों को लेकर मैंने सोचा था कि यार लोगों के पास इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए। सही। उसके बाद अगले की मर्जी है, जिधर को जाना है, जिसके पास जाना है उसके पास जाएं। आई थिंक आपने शायद मशवरे से स्टार्ट किया, फिर बाद में आपने देखा कि शायद अगर और ज्यादा हेल्प कर सकते हैं तो आपने फिर ऑफिशियली कॉर्पोरेट लेवल पे भी आपने बिल्कुल ऐसे ही है। और जो लोग कमेंट करते हैं, जो लोग क्वेश्चन करते हैं, मेरी कोशिश होती है उनको एक दफा मैं आंसर जरूर करूं। नहीं तो मैं ये चाहता होता हूं कि भाई आप मेरे पास विजिट कर लें। राइट। हम बिल्कुल कोई चार्ज नहीं करते। सही। आपको 1 घंटा चाहिए मेरे से, मैं 1 घंटा दे दूंगा, फ्री कंसल्टेंसी दे दूंगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप गलत रास्ते पे जाएं। सही। सही। मेरे से समझ लें, जाएं जहां से मर्जी, मतलब बनवाएं जहां से मर्जी, फर्क नहीं है। राइट। राइट। लेकिन कम से कम सही इन्फॉर्मेशन। राइट। सो औरतों के बारे में आपने कहा घर पे बहुत सारी, जैसे यूएई के अंदर हाउस वाइफ्स बहुत ज्यादा घर पे रहती हैं, जैसे अगर जब तक उनके बच्चे नहीं हैं तो वो फारिग रहती हैं। तो आपने कुछ जो गाइडेंस दी हैं, तो उसमें कोई लाइसेंस चाहिए या ऐसे ही दे कैन स्टार्ट? देखिए, दुबई में बिजनेस लाइसेंस मौजूद है। ऐसी खवातीन जो घर से बैठकर बिजनेस करना चाहती हैं, इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। असल में प्रॉब्लम है विल का। हम लोग सोचते हैं, हम लोग इधर उधर देखते हैं, हम लोग सोशल मीडिया देखते हैं तो मालूम पड़ता है अमेजोन पे लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, यूट्यूब पे कमा रहे हैं, वगैरह वगैरह। हम लोग सारी रात प्लान करते हैं और सुबह उठकर भूल जाते हैं। मामला सिर्फ ये है, जिस दिन आपने सोच लिया कि मैंने करना है और आज ही करना है, उस दिन से ये बिजनेस शुरू हो जाएगा। अब डायरेक्शन कैसे कैसे हो सकती है और क्या क्या हो सकता है, खास खवातीन के लिए, जो खवातीन घर से बैठ के काम करना चाहती हैं। अगर तो वो सैलून के बिजनेस में इंटरेस्ट रखती हैं, मेकअप इंडस्ट्री में काम करना चाहती हैं, तो उसमें बहुत एक स्कोप है। और आप 100% लीगल अपने नाम पर बिजनेस लाइसेंस बना सकते हैं दुबई में। घर से बैठ के काम करें, उसमें ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बीइंग अ हाउसवाइफ उनका स्पॉन्सर वीजा होता है, बिल्कुल स्पॉन्सर वीजा पर रहते हुए वो अपने नाम पर बिजनेस लाइसेंस बना सकती हैं। इज इट पॉसिबल? 100%। ओके। और उसके बाद वो अपना बिजनेस बिल्कुल रन करें, वेबसाइट बनाएं, सोशल मीडिया, आपके बिजनेस कार्ड बनाएं, एडवर्टाइज करें, लोगों को मिलें, बिजनेस गेट करें, लीड्स लें, और जो है वो उस काम को शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे सैलून तो चले एक साइड पे कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप चले जाएं गारमेंट्स के बिजनेस में, टेलरिंग के बिजनेस में। अब खवातीन अगर घर पे हैं, उनको सिलाई कढ़ाई का शौक है, अगर वो बच्चों के गारमेंट सिलाई करती हैं, तो उनको चाहिए कि वो आपका ट्रेड लाइसेंस लेकर, बहुत सस्ता बन जाता है, 1070 दिरहम में ये लाइसेंस बन जाता है। प्लस जो इकोनॉमिक वाले हैं कुछ थोड़ा सा चार्ज करते हैं, लेकिन बहुत कम प्राइस में आपको ये लाइसेंस मिल जाता है। जब लाइसेंस बन गया तो फिर तो कोई चीज़ रोक नहीं सकती ना आपको, ना कोई डर रह गया कि कोई मुझे पूछ ना ले। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप इनवॉइस इशू ना कर सकें। आप इनवॉइस इशू करें, आप बिजनेस लाइसेंस ओपन करें और उसके बाद बिजनेस अकाउंट ओपन करें। जब भी आप बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं, आप बिजनेस लाइसेंस ले सकते हैं, आपको आज़ादी है पूरे अच्छे तरीके से, आपको जहां मर्जी आप काम करें और घर से बैठ कर करें। इससे ज्यादा आसान तो चीज ही कोई नहीं है। अच्छा, खवातीन का जो आपने बताया है कि लाइसेंस बन सकता है, वो स्पाउस वीजे पे हैं और उन्होंने एक कंपनी का लाइसेंस, जैसे आप कह रहे हैं 1000 कितना बताया आपने? 1070 में। तो उसमें लोकेशन की जरूरत नहीं है? जैसे नहीं, लोकेशन की कोई जरूरत नहीं उस लाइसेंस। अच्छा, नो मोर, एक जगह लेनी पड़ती थी आपको। लोकल है ना कोई जो है वो किसी और का नाम है। स्पॉन्सरशिप भी नहीं चाहिए? स्पॉन्सरशिप भी बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ना ही ऑफिस की रिक्वायरमेंट है। ओके। लाइसेंस बनेगा उन्हीं के नाम पर जो लेडी बनाना चाहती हैं, उसके आईडी कार्ड के एग्जैक्टली जो नाम है उस नाम के ऊपर, और जो कंपनी का वो नाम रखना चाहे वो कंपनी का नाम रखें और बिजनेस लाइसेंस ले। तो ये कोई नई चीज है या बहुत पहले से है? बहुत पहले से तो नहीं है, लेकिन ये जब ये कोरोना आया है, ये उसके लगभग ये स्टार्ट हुआ था। और पहले तो बहुत सारी एक्टिविटीज इन लाइसेंस में अवेलेबल थी, अब थोड़ी सी कम कर दी गई हैं। बहुत सारे ऐसे पहले तो बहुत सारे लाइसेंस ऐसे बने जो लोग अकाउंटिंग, जो खवातीन अकाउंटिंग और वैट रजिस्ट्रेशन का बिजनेस करना चाह रही, जो जिनके पास स्किल्स थी, जो घर से बैठ के काम कर सकते हैं, उन्होंने बहुत सारे लाइसेंस लिए। अब नहीं है वो अकाउंट, अब वो एक्टिविटी इस लाइसेंस में से टेलरिंग गारमेंट्स है, स्टिल है, और बहुत सारी है, और बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पर इवेंट्स मैनेजमेंट, अब बहुत सारी खवातीन हैं जो घर पर हैं और वो चाहती हैं कुछ ना कुछ करें। अब मैं एक बिजनेस आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि यार
मेरी वाइफ की बर्थडे आ रही, मेरे बच्चे की बर्थडे आ रही, तो यार बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अब हमें यहाँ पर कितने लोग जानते होते हैं और कितने लोग हमारे बच्चे की बर्थडे पे आ सकते हैं? बहुत कम लोग। बहुत कम लोग। yes. तो क्यों सब लोग, जो लोग मिलने वाले भी हैं वो भी बहुत बुरी तरह एंगेज हैं, क्लच है ना अपनी टाइमिंग के अंदर, उनके लिए भी आना मुश्किल है। अब क्या होता है, अगर आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बना लेते हैं और वो ये लाइसेंस बना सकते हैं घर से बैठे बैठे, जब ये लाइसेंस बन सकता है, इतने सस्ते में बन सकता है। ओके, करेक्ट। अभी ये लाइसेंस मिल गया, उसके बाद क्या करें, बर्थडेज पार्टीज को मतलब आपने ऑर्गेनाइज करना है। अब अपना प्रमोशन, एक अपना फ्लायर डिजाइन करें, फ्लायर डिजाइन करके सोशल मीडिया पर शेयर करें, और जो जो एक्टिविटी आप उस प्रोग्राम में करेंगे, 2 घंटे का 3 घंटे का जितना भी आप प्रोग्राम रखना चाहते हैं, आप उसके अंदर वो प्रोग्राम अपना दें, अपना एक प्राइस बताएं कि ये पैकेज है, और इसके अंदर आपके पास कस्टमर ने ऑफिस में नहीं आना, आपको जाना है। करेक्ट, ओके। ठीक, तो जब भी आपको जाना है तो इसका मतलब है कस्टमर विजिट नॉट रिक्वायर्ड, वो ओवर द कॉल सारी बात होगी, और वो बोलेगा भाई मुझे या तो किसी रेस्टोरेंट में अरेंज कर दें या मेरे घर पर ही अरेंज करें। इसमें कोटा मिलता है, क्योंकि अगर आपको स्टाफ चाहिए, कुछ चाहिए, तो इसमें कोई वीजा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि देखिए ना, ये लाइसेंस ही उन लोगों के लिए कि जो हाउस वाइफ है, जो पहले से घर पे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने खुद ही करना है, उनके लिए अलहदा से कोई वीजा का ऑप्शन इस लाइसेंस में मौजूद नहीं होता। सही। ये ऑप्शन दरअसल मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ लोकल अमारातियों के लिए है। अच्छा। वो हमारे आपके लिए नहीं है। सही, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। एंड आई बिलीव कि आपने जितना गाइडेंस दे रहे हैं और आज भी आपने जो दिया, बहुत लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह। तो सर, अब बात करते हैं थोड़ा सा हालात हाज़रा, पाकिस्तान चले जाते हैं। ज़रूर। पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं कि लोग बहुत परेशान हैं। मेरा पहला बुनियादी सवाल आपसे ये है, शायद एक ये सेल्फिश अप्रोच हो सकती है, बट मैं लड़कों को कहता हूँ कि अब पाकिस्तान में रुको मत, निकलो। मैं ये कहता रहता हूँ, शायद ये एक अलग अप्रोच है, बट क्योंकि अगर अपनी ज़िंदगी बदलनी है, अपना घर बनाना है, और क्योंकि हुकूमत कोई भी आए जाए, कमाना तो खुद है आपने, तो आपकी क्या राय है इस हवाले से? बिल्कुल, मैं भी इनकरेज करता हूँ, क्योंकि जब भी एक जगह के ऊपर मैं थोड़ा सा इसको अब अपने कुछ कमेंट ऐड करना चाहता हूँ। मे भी कुछ लोगों को अच्छे लगेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे मुल्क में खास जिनको बुरे लगेंगे। बात ये है कि हम लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। हकीकत ये है, हम लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में थे कि हम बहुत महफूज हैं, और बहुत मतलब मुझे आज भी याद है, हम लोग 6 सितंबर पे जाया करते थे एयरपोर्ट के करीब, वहाँ पर एग्जीबिशंस लगा करती थी वगैरह वगैरह, और हम लोग खूब नारेबाजी करते थे और पता नहीं क्या क्या कुछ। लेकिन चंद महीनों पहले से जब ये सारे मामलात सामने आए, और यकीन करेंगे बहुत ही अफसोस की बात है कि हम लोग खुद को महफूज तस्वर करते थे, लेकिन असल में मामलात ही कुछ और हैं। तो मैं इन चीज़ों को देखते हुए डिसअपॉइंट भी हूँ, यकीनन हूँ। उसकी वजह सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे बेशुमार लोग हैं जो आज डिसअपॉइंट हैं, जिन लोगों पर हमने ट्रस्ट किया हुआ था, जिन लोगों पर हम लोग फ़ख्र करते थे, उन लोगों की वजह से, या उनके नामों को इस्तेमाल किया गया या कुछ भी, लेकिन ओवरऑल जो देखने को मिल रहा है, ये हमारे लिए, सबके लिए एक तशवीश का बाइस भी है, तकलीफ़ का बाइस भी है। आज ये सिचुएशन हरगिज़ ऐसा ना होती अगर हम इसको किसी और अंदाज में लेकर चलते। बहुत सारे लोगों ने गलतियां की होंगी, मैं किसी एक फ़र्द वाहिद की बात नहीं कर रहा, लेकिन गलती को तो सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर गलती को हम सुधारने की बजाय उसको मज़ीद बिगाड़ने पर लग जाएं, तो बस फिर तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब ओवरऑल क्या हुआ कि हमारे मुल्क में जो सिचुएशन बनी, अब कौन बंदा वहाँ पर रहना चाहेगा, जब भी आपको ये पता है कि भाई मैं खुद सिक्योर नहीं हूँ, मेरे बीवी बच्चे कैसे सिक्योर होंगे, मेरी फैमिलीज कैसे सिक्योर होगी, मेरा माल कैसे सिक्योर होगा। जब मर्जी जो मर्जी आए और किसी को अगर अगवा कर लेता है, कोई ले जाता है, कोई कैसे कर लेता है। सर, हक बात, सच बात कहना अलाउ नहीं है। दुरुस्त है। अब यही परेशानी है। देखिए, आपको हमेशा कॉन्फिडेंस होता है खुद पर, खुद के बाद अपने मुल्क पर, क्योंकि आपका मुल्क आपको पीछे सपोर्ट कर रहा होता है। आपको पता होता है कि अगर मैं किसी तकलीफ में हुआ तो मेरा मुल्क, मेरे मुल्क के इंस्टीट्यूशंस मुझे इस तरीके से सपोर्ट करेंगे, या मैं उनके पास जाऊंगा अपनी शिकायत लेकर। और अभी जब शिकायत ही इंस्टीट्यूशन से हो, तो फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर आप किसी और की तरफ देखेंगे। और कहने की इजाजत भी नहीं है। कहने की इजाजत, आप कहेंगे तो आप बहुत बुरे लगेंगे, आप बुरे बन जाएंगे। और पीछे जो इंसिडेंट्स हुए, चाहे वजह कोई भी थी,
राइट। लेकिन हमारे बड़ों को तो चाहिए था कि कम से कम ये भरम तो रहने देते कि हम उनकी तरफ देखते थे, खुद को महफूज तसव्वुर करते थे, मजबूत तसव्वुर करते थे। राइट। उन्होंने इस मान को बड़ी बुरी तरह तोड़ा। राइट। और और गिलास एक दफा से टूट जाए तो फिर जुड़ना बड़ा मुश्किल, चाहे उसको कुछ भी कर लें वो उस तरह जुड़ नहीं सकता। राइट। लेकिन आज भी उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह ये मामला जल्द एक अच्छे हल की तरफ जाएंगे। और जहाँ तक तो बात है नौजवानों की बाहर आने की, देखिए ये एक फ्रस्ट्रेशन है। मेन रीजन बाहर निकलने की, अपने मुल्क से निकलने की या घर से निकलने की फ्रस्ट्रेशन होती है। करेक्ट, यस। अब जब भी घर में एक घुटन का माहौल बन जाए, आपके ऊपर इतने प्रेशर्स आ जाएं, आपने उन सारे मामलात को मीट करना है जो आपके शोल्डर्स पर हैं, जो जिम्मेदारियां हैं। अगर आप उनको मीट नहीं कर पा रहे तो अल्टीमेटली क्या होगा, या लोग प्रेशर में बर्दाश्त कर रहेंगे या वो खुदकुशियों की तरफ जाएंगे। दो ही रास्ते, या तो वो खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे, या वो जो है वो अपने आप को खत्म कर लेंगे। क्योंकि डिप्रेशन जो है जैसे लकड़ी को घुन लग जाता है, उसी तरह अगर आपको डिप्रेशन लग चुका तो याद रखिए घुन से ज्यादा तेजी से काम करता है और दिनों में बंदे को खा जाता है। तो बहरहाल अगर वो लोग ऐसा सोचते हैं कि उनको बाहर आना है, यकीनन उनको अभी निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो वहाँ के मामलात हैं, वहाँ पर जो आपके पास आप जितना पैसा कमा लें वो उससे 4 गुना ज्यादा तो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं। सही, करेक्ट। अब मैं किसी इंडस्ट्रियल की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको ना पहले तो मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, ना उनको पहले फर्क पड़ता था, ना उनको आज फर्क पड़ता है। सही। वो आज भी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे और पेट्रोल का टैंक भी फुल ही करवाएंगे। राइट। उनके पास तो वाफर मिकदार में पैसे मौजूद है। सही। चाहे वो अपने हैं या किसी के हक मार के जमा किए, लेकिन हैं। राइट। और असल परेशान तो हमारा जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है वो है। क्योंकि मेरा इनके 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 साथ बहुत करीब का ताल्लुक इसलिए है क्योंकि हम लोग कारपोरेट सर्विसेज में हैं। अब जो शख्स सोचता है तो वो सोचना शुरू करता है मुल्क से बाहर निकलने के लिए, दुबई आने के लिए, तो वो सबसे पहले कारपोरेट सर्विसेज को ही कांटेक्ट करता है। सही। वो बताता है कि सर मेरे हालात अभी ये हैं, मैं इस कारखाने में काम करता था या मेरा वो कारखाना था जिसको मैं बंद कर चुका हूँ क्योंकि मेरे पास सर्वाइवल के लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। करेक्ट। तो हमारा क्योंकि ताल्लुक इतना करीब रहता है कि हमें उनकी डेली की ये सब स्टोरीज सुनते भी हैं और उनके सॉल्यूशंस के लिए भी उनसे डिस्कस करते हैं। तो बहरहाल अगर वो ऐसा सोच रहे हैं उनको आना है तो बिल्कुल मैं इस बात को सेकंड करूंगा कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। ऑप्शन नहीं है अभी इन द मीन टाइम। बिल्कुल ऐसे ही। राइट। क्योंकि अगर आप रिसेंट एक इंसिडेंट को ले लें, इमरान रियाज जो हक की बात करता था जी। 3-4 महीने गायब रहने के बाद अचानक से वो बंदा आ जाता है जी। और ना तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ना तो आर्मी चीफ या कोई भी बताने के लिए भी, क्योंकि हर आदमी क्यूरियस है कि वो था कहाँ, उसके साथ हुआ क्या। जब वो बंदा आया है उसकी हालत ज़ार, उसका वजन इतना कम, वो बंदा बोल नहीं सक रहा है, जैसे कि हम लोगों ने सुना है कि उसके मुंह से जब वो एक लफ्ज़ की अदायगी करता है तो वो जैसे लफ्ज़ बोलने के लफ्ज़ करके वो बंदा बोल रहा है, और वो बंदा जो धाड़ता था। बिल्कुल ऐसे। तो एक तरफ पब्लिक निहत्ती है, दूसरी तरफ जो हमारे बड़े हैं जैसे आपने कहा वो असले से लेस हैं। तो क्या करें इस तरह से? तो एक घुटन से भी ज़्यादा का, और इमरान रियाज का मसला मेरे ख्याल से सिर्फ एक इमरान रियाज का मसला नहीं, ये हर पाकिस्तानी का मसला है कि इसमें कोई शक नहीं है, ये हकीकत में हर पाकिस्तानी का मसला है। देखिए हम इमरान रियाज की बात तो एक तरफ करते हैं, हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अगर इमरान रियाज के साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ भी तो हो सकता है ना। 100% yes। मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी फैमिली के साथ भी हो सकता है। यानी जिस तरह उसकी फैमिली उसको महीनों ढूंढती रही, कोई इंस्टीट्यूशन मानने को तैयार नहीं था। चीफ जस्टिस, हमारे लाहौर हाई कोर्ट और दूसरे हमारी जुडिशरी पूछते रहे, आईजीज डीआईजीज को बुलाकर, और सबने कहा हमारे पास है ही नहीं। तो इसका मतलब है या तो उसको जमीन खा गई या आसमान निकल गया, और अब ये वापस कहाँ से आया इसका मालूम तो किया जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग ये इम्प्रेशन हम तक यही पहुंचा ना कि आप जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हमारी अपनी विल तो कोई नहीं है, और हम ये कहते हैं हम जमहूरी मुल्क हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, और हमें बतौर इदारा ऐसा ज़रूर सोचना चाहिए कि आप हमें क्या बता रहे हैं। हम आपके बेटे हैं,
हम इस वतन के बेटे हैं, आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन ये है। करेक्ट, एग्जैक्टली। आप हमें क्या बता रहे हैं? ये सब कुछ एक शख्स की बात नहीं कर रहे, और बहुत सारे हजारों के हिसाब से वो लोग कहाँ हैं? राइट। एक इंसिडेंट तो चले इमरान रियाज का मैंने बताया, अब सबसे जो दिल दहला देने वाला, अर्श को हिला देने वाला इंसिडेंट था वो अरशद शरीफ का असैसिनेशन था। उस दिन शायद हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी कि जिस मोहब्बत से वो हमारी पाकिस्तान की अफवाज को बात करता था, जिस तरह से लोगों से बात करता था, एक डाउन लेवल के बंदे से इंटरेक्ट करता था, जिस तरह से उसकी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती थी सारी, तो वो कितना उसके आंखों में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत कितनी थी। और जब उसको इस तरह बेदर्दी से एक कीनिया की पुलिस ने ऐसे ही रैंडमली मार दिया और फिर वो एक मौमा बना रहा, इन्वेस्टिगेशन आए बाएं शाएं ख़त्म हो गई। फिर ज़िले शाह का एक बंदा जो कि बिल्कुल ही समझ लें कि स्पेशल चाइल्ड, वो बंदा कितना इमरान खान से मोहब्बत करता था। मतलब इमरान खान से कुछ चाहना, या किसी भी जमहूरी किसी भी मुल्क में किसी को भी आप लाइक कर सकते हैं, तो उसको चाहना या कुछ करने के लिए इस घाट पे उतार दिया जाएगा कि या तो मार दिया जाएगा या तो मफलूज कर दिया जाएगा। मतलब बोलो नहीं, ये इस तरह का मुल्क हो गया। तो इस कंडीशन में आई थिंक यंगस्टर्स को मेरा मशवरा ये कि आपने सेकंड किया इसको कि निकलना चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए हालात को क्या देखते हैं आपके? आगे क्या इलेक्शंस होंगे जिसके नामुमकिन नज़र आ रहे हैं? कि लगता है आपको कुछ कि जी देखिए, अभी तो जो सिस्टम चल रहा है, जो हमें देखने को मिल रहा है, हम तो वो बात करेंगे कि जो हमें देखने को, एक आम आदमी को क्या देखने को मिल रहा है। Right. एक आम आदमी को देखने को ये मिल रहा है कि किसी एक जमात के लिए बाकी सब लोगों को स्वीप किया जा रहा है, गायब किया जा रहा है। जो बोले उसको उठा लें, जो बोले उसको मार दें, गायब कर दें, वगैरह वगैरह। और किसी एक पार्टी के लिए या एक शख्सियत के लिए मामलात को, एक सतह को हमवार किया जा रहा है। और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? मुहर्रिकात दो ही हो सकते हैं, या उस सारे काम के लिए किसी को बाकायदा तौर पर इंगेज किया गया है, किसी भी तरीके से कोई लालच देकर कि भाई मेरे लिए ये करो तो मैं आपको ये दूंगा, ठीक। और या जो है वो बाकी सब लोग वाकई ही गलत थे, सिर्फ यही लोग सच्चे थे। इसके अलावा तो कोई तीसरी बात हम आम आवाम को तो समझ में नहीं आती। करेक्ट सर। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से निकल के आते हैं दुबई के सेफ्टी के ऊपर। यहाँ पर जो लोग जिस तरह से रह रहे हैं, एक औरत भी रात के 2 बजे 3 बजे, बच्चा भी निकल जाता है, कभी डर नहीं रहता, घर खुले रहते हैं, मोबाइल इधर पड़ा रहता है, पैसे ऐसे पड़े रहते हैं। क्या कहेंगे, कैसे इन्होंने अचीव किया इस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम? ये वाकई ये काबिले रश्क है। और पूरी दुनिया में जितने भी अक़वाम हैं वो क्या ढूंढ रहे हैं? हर शख्स की डिमांड क्या है? हर शख्स को चाहिए स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। ये तीन चीजें ही तो हैं जो पूरी दुनिया में हर मुल्क का हर बाशिंदा ढूंढ रहा है। और जिसको जहां मिल जाती है, जो वहां पे कंफर्ट फील करता है, वो वहीं रहता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि दुबई, यूएई ने जो अपने स्टैंडर्ड्स को बना लिया, जिस तरीके से इन्होंने करके दिखाया, नो डाउट इसमें कोई बात ही नहीं है, कोई इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। और हर तरीके से चंद मिनटों में आपके साथ अगर किसी ने कोई ज्यादती की है तो चंद मिनटों में उसके सोल्यूशन सामने आना शुरू हो जाते हैं। और डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मुतहर्रिक होते हैं और वो फौरी तौर पर उस मामले को हल करते हैं। असल में किसी भी मुल्क को चलाने के लिए मेन जो किरदार होता है वो इदारों का होता है। अगर इदारे काम कर रहे हैं तो वो मुल्क कामयाब हो जाएगा। Right. अगर इदारे काम नहीं कर रहे तो फिर यकीनन वही हाल होगा जो हम देख रहे हैं। राइट। तो ताहिर भाई, सिक्योरिटी सेफ्टी तो आपने बता दिया दुबई के बारे में। और दुबई में एक जो ख़ास मुझे यहाँ पर बहुत अट्रैक्ट करती है यहाँ की चीज़ दूसरे खलीज ममालिक में से उससे, कि यहाँ पर जो इनके लोकल इमारातीज़ हैं ये बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं आपको, जो कि एक बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड है कि आप एक प्रदेश में हो और आपकी बड़ी रिस्पेक्ट हो, वहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, अनलाइक अदर कंट्रीज़। अगर आप वेस्ट कंट्रीज़ में चले जाएं तो क्या वजह ये इनके बादशाहों की तरफ से है, या कैसे अचीव किया इन्होंने ये बेसिकली? देखिए, जैसे जैसे मुल्क और दुनिया आगे बढ़ती गई, ऑफ कोर्स जो यहाँ इन मुल्कों के जो लोग थे उन्होंने भी स्टडी किया और इन चीज़ों को समझा। अक्सर हम पुरानी स्टोरीज जो है वो सुना करते हैं, उसके अंदर बताया करते हैं कि जी फलां ने लोकल था, उसने मेरे बिजनेस पे कब्जा कर लिया, मेरी गाड़ियाँ छीन ली, वगैरह वगैरह। तो लेकिन
विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लोग भी पढ़ते लिखते गए और इनको समझ आ गया कि हमें एक सिविलाइज कंट्री के अंदर इसको खूबसूरत बनाने के लिए हमारे मुल्क को क्या चाहिए। यकीनन आपके मुल्क के बाशिंदे होते हैं जो उस मुल्क को खूबसूरत बनाते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक मुल्क, जैसे हम स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं, अगर स्विट्ज़रलैंड दिखने में बहुत खूबसूरत है और फिर हम ये सोचते हैं कि उसके अगर लोग हमारे साथ बहुत बुरा बिहेव करें तो क्या हम ये समझेंगे कि वो मुल्क खूबसूरत है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका मुल्क खूबसूरत बनता है आपके लोगों के साथ, आपके लोगों के अखलाक के साथ आपका मुल्क खूबसूरत बनता है। सर सलाम है इमाराती बादशाह के ऊपर और जो यहाँ के बाशिंदे हैं जिनके साथ हम ऐसे रह रहे हैं जैसे एक भाई दूसरे भाई के साथ रह रहा होता है, और बिजनेस एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, इतना सिक्योर है। तो आई बिलीव कि यहाँ पर लोग रहना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कह सकते हैं आप इसको, राइट? बिल्कुल ऐसे, कोई शक नहीं है इसमें। राइट। तो अगर आप अपने कारोबार के बारे में कुछ बताना चाहें, कंपनी का नाम क्या है आपके और कितने लोग ऑपरेट करते हैं उसको कुछ ज़रा सा अगर आप शेयर करें। हमारी एक छोटी सी टीम है, बैत अल शिबल कारपोरेट सर्विसेज के नाम से है। अक्सर लोग पूछते हैं आपने शिबल्स क्यों रखा, तो क्योंकि मैं लियो हूँ तो अच्छा। मुझे शुरू से पसंद था। शिबल्स का मतलब भी कब को कहते हैं, मतलब शेर के बच्चे को शिबल कहते हैं अरबिक में। तो मुझे ये नाम शुरू से ही पसंद था। तो आज मतलब हम कॉर्पोरेट सर्विसेज में ही हैं और एक छोटी सी टीम है, लेकिन हम जितना काम करते हैं इस यकीन के साथ करते हैं और उस जो हम टाइमलाइन देते हैं, राइट। जो कहा है वो करके दिखाएंगे। मतलब अच्छा। ये नहीं हो सकता उसके बाद ये हो गया वो आए बाय, शायद कभी नहीं ऐसा हुआ। और मेरी हमेशा कोशिश होती है मेरे तमाम कस्टमर्स हमेशा खुश रहें। मतलब वो 10 साल पुराना कस्टमर भी आज जब मिलता है तो उसी प्यार मोहब्बत से मिलता है। ये हमने कमाया है, सही। इससे ज़्यादा हमारी कमाई नहीं है। राइट राइट राइट। बदलता हुआ सर ज़माना आज का, जैसे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा एक डिस्कशन है, तो आप समझते हैं कि ये बहुत सारी जॉब लॉसेस क्रिएट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या आपकी राय है इसके बारे में? देखिए ये एक ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सिस्टम इसके ऊपर बहुत दुनिया काम कर रही है और बहुत बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर्स बहुत सारी, मतलब अब तो इंडस्ट्री का ये हिस्सा बनता जा रहा है। और इसमें ऑफ कोर्स हमें मज़ीद अपने आप को रिफाइन करना पड़ेगा, मज़ीद नए कोर्सेज़ के साथ, नई स्टडीज़ के साथ हमें आगे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जॉब लॉस होगा, लेकिन फ़र्क लगेगा ज़रूर, जबकि उस सिस्टम को चलाने के लिए भी किसी इंसान का होना ही ज़रूरी है। वो सिस्टम भी किसी इंसान ने डेवलप किया और इसी राइट। तरह इसके ऊपर जितना काम हो रहा है, जितनी स्पीड से ख़ास और ख़ास दुबई में काम हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आगे फ्यूचर जो है वो एआई का है। AI जैसे अगर आप किसी डिज़ाइनर को भी हायर करेंगे तो यू विल लाइक दैट डिज़ाइनर को एआई आना चाहिए ताकि वो काम तेज़ी से कर सके। यकीनन वो भी उसको राइट। प्रॉम्प्ट लिखेगा, उसको प्रॉम्प्ट लिखना भी आएगा तो ही वो कुछ कर एग्जैक्टली, पाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो इस पे एक शेर कहता हूँ कि मैं, ये एक अलग बात है कि तुम ना बदलो लेकिन ज़माना बदल रहा है, गुलाब पत्थर पे खिल रहा है, चिराग आंधी में जल रहा है, माशाल्लाह। यही एक जुनून है कि रोशनी जलाऊं जहाँ पर अंधेरा है, बेसिकली। तो सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम में मेरे आने की वजह भी यही थी कि इस प्रोग्राम में हम आपसे वो बातें कर सकें जो हमारे दिल में हैं, राइट। और बिज़नेस के मुतल्लिक जो आपके सवालात हों, आगे भी मज़ीद अगर कोई सवालात आते हैं तो यकीनन मेरी कोशिश होगी कि हम उसको अच्छे से आंसर कर सकें। करेक्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपने ये भी नहीं पूछा मुझसे स्टार्टिंग में कि सवाल क्या हैं, जवाब क्या हैं, क्योंकि जो दिल से बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अपना बहुत ख्याल रखिए, आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।